नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। साबिक़ वज़ीर आला अशोक चौहान ने भोकर असम्बली हलक़े से पर्चा नामजदगी दाखिल कर दी है। अशोक चौहान ने भोकर असम्बली हलक़े से सुबह 11 बजे अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर पार्टी के ज़िले लीडरान उनके साथ मौजूद थे। इस हलक़े से अशोक चौहान की अहलिया और भोकर की मौजूदा MLA अमिता चौहान ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। नांदेड़ जिले में कांग्रेस पार्टी ने भोकर के लिए अशोक चौहान और नांदेड़ शुमाल से DP सावंत के नामों का ऐलान किया था। अशोक चौहान ने पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद मीडिया से बात की। इन्होंने कहा कि भोकर असम्बली हल्का उनका आबाई हल्का है। यहाँ से मुल्क के वजीर दाखिला शंकरराव चौहान मुंतखब होते आए हैं, इसलिए इस हल्के की अहमियत उनके नज़दीक ज़्यादा है। पर्चा नामजदगी दाखिल करने से एक दिन कबल अशोक चौहान ने भोकर में बड़ी रैली भी निकाली। शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए ये रैली मोंढा मैदान में जलसे में तब्दील हुई। लाखों अवाम और पार्टी कारकुनान से अशोक चौहान ने यहाँ खिताब किया। इन्होंने मुल्की हालात पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया है कि अशोक चौहान के सन 2014 में पार्लियामेंट के लिए मुंतखब होने के बाद इस हल्के से उनकी अहलिया अमिता सिंह चौहान नुमाइंदगी कर रही थी। मैंने भोकर विधानसभा क्षेत्र से मेरा नामांकन पत्र यहाँ पर भर दिया है और मैं यहाँ से चुनाव विधानसभा के लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मेरे नाम का कल ऐलान किया है। ये मेरे लिए एक भावनात्मक मामला है, इसलिए कि मेरे पिताश्री यहीं से शंकरराव चौहान जी यहीं से चुनाव लड़ते थे और यहीं से 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। मैं भी यही इसी जगह पर लोगों ने मुझे 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से चुनकर दिया, इसलिए यहाँ से भी मैं मुख्यमंत्री यहाँ से बनकर मुख्यमंत्री हो गया। तो स्वाभाविक है कि लोगों से मेरा एक रिश्ता है, एक इमोशनल नाता है, पारिवारिक नाता इन लोगों से मेरा है और लोग चाहेंगे उसी अनुसार लोग मुझे यहाँ पर चाहते हैं और मैं भी लोगों को चाहता हूँ। हम दोनों मिलकर इस भोकर के विकास के लिए प्रयास हमारा रहेगा। लोगों की शुभकामनाएं मेरे साथ। वंचित बहुजन आघाड़ी ने नांदेड़ शुमाल और जुनूब के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। फारूक अहमद को नांदेड़ जुनूब और मुकुंद चावरे को नांदेड़ शुमाल से टिकट दे दिया गया है। नांदेड़ शहर के दोनों असेंबली हलकों के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने उम्मीदवार जाहिर कर दिए हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी ने नांदेड़ शुमाल के लिए मुकुंद चावरे को अपना उम्मीदवार नामजद किया है, जबकि अपने रियासती तर्जुमान फारूक अहमद को नांदेड़ के जुनूब असेंबली हलके से टिकट दिया है। नांदेड़ जुनूब से वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतारने से नांदेड़ का सियासी मंजरनामा यकसर बदल गया है। फारूक अहमद ने अवामी तहरीकात के जरिए अपना समाजी और सियासी सफर शुरू किया था। इन्होंने सन 1991 से 1995 के दौरान तलबा के मुख्तलिफ मसाइल पर एहतजाजी तहरीकें चलाई हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के तहत 2003 से 2009 के दरमियान काम किया। सन 2007 से 2015 के दरमियान मुसलमानों की माशी और समाजी तरक्की के लिए जद्दोजहद की। इस दौरान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर समाज में बेदारी के लिए भी खुसूसी कोशिशें की गई। सन 2006 से 2013 के दरमियान महाराष्ट्र में मुस्लिम नौजवानों की बेजा गिरफ्तारियों को रोकने और इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद की। इस दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ एक तहरीक भी चलाई। इस तहरीक के लिए कॉन्फ्रेंसें और IPS अफसरों से मुलाकातें भी की गई। मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद की गई। इस दौरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात के दौरे किए गए और उमूमी जलसों से खिताब किया। इन तमाम तहरीकात और जद्दोजहद के दौरान फारूक अहमद सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता रहे। कौमी सतह का हिंदी रोजनामा दैनिक भास्कर के ज़िला नामानिगार की हैसियत से इन्होंने काम किया। अपने सियासी सफ़र के दौरान इन्होंने आम आदमी पार्टी की तहरीक को भी महाराष्ट्र में परवान चढ़ाया। आम आदमी पार्टी के बैनर तले किसानों के लिए शेतकरी संवाद यात्रा निकाली और लातूर में पीने के पानी के मसले पर मुल्क की तवज्जो मबजूल करवाने की अहम कोशिश की। नशा मुखालिफ मुहिम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी के बाद इन्होंने एक गैर सरकारी तंजीम स्वराज्य सेना कायम की और नौजवानों में उनके मसाइल के तई बेदारी पैदा करने की कोशिश की। सेहत के शोबे में भी काफ़ी गैर मामूली कोशिशें की गई। पार्लियामानी इंतखाबात से कबल वंचित बहुजन आघाड़ी से वाबस्ता हुए फारूक अहमद को अपनी गैर मामूली सलाहियत की बुनियाद पर पार्टी क़यादत ने रियासती तर्जुमान मुकर्रर किया। तर्जुमान की हैसियत से फारूक अहमद ने हर मसले पर वंचित बहुजन आघाड़ी की तर्जुमानी की। अब नांदेड़ जुनूब से इन्हें पार्टी ने अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। ऐसे में इन्हें शिवसेना से रास्त मुकाबला दरपेश है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानो ताला ने और एडवोकेट प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर साहब ने आज ये साबित कर दिया है कि सियासत के अंदर बदउनवानियों को या बुरे काम करने को या करप्ट या गुंडागर्दी की सियासत करना ज़रूरी नहीं है। एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभरे हुए वंचित बहुजन आघाड़ी का टिकट हासिल करने के लिए ये बैकग्राउंड नहीं रहते हुए कोई सियासी किसी टाइप की कोई सियासी ये नहीं है, विरासत नहीं है, फैमिली में सरकारी मुलाजिम का बेटा हूँ और कोई ऐसे कारोबार नहीं है जिसकी वजह से पॉलिटिक्स के अंदर आमतौर पे ये किया जा सकता हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बाड़ा साहब ने ये सिर्फ़ और सिर्फ नांदेड़ की आवाम की मोहब्बतें जो मुझे गुज़िश्ता 15-20 सालों से मिलती आई है, जो नांदेड़ की आवाम ने एक नई सियासत का एक नया डायमेंशन सेट करने के लिए जो एक मोहब्बतें देकर फारूक अहमद को खड़ा किया है, फारूक अहमद को बनाया है, आज अल्हम्दुलिल्लाह बाड़ा साहब ने उस फारूक अहमद पे, उस नांदेड़ के
तमाम आवाम के ऊपर, नांदेड़ वालों के ऊपर ये एतमाद किया है। ये भरोसा मेरे अकेले पर नहीं है, बाड़ा साहब को ये भरोसा नांदेड़ के ऊपर है कि नांदेड़ की आवाम एक मुतबादिल के तौर पर एक नई सियासी सोच और एक नई सियासत को शुरू करेगी और एक नई मिसाल यहाँ पर इंशाल्लाह, एक साफ़ सुथरी सियासत की एक नई मिसाल नांदेड़ से इंशाल्लाह शुरू होने जा रही है। अगर अच्छे लोग चुनकर आएंगे तो अच्छा काम भी करेंगे। नांदेड़ में दो नदियाँ बहती है, 2 नदियों के बीच में नांदेड़ है, फिर भी पीने का पानी नहीं है। आज वो गोदावरी नदी अपनी ज़रूरत का मैटर है, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों के आस्था का मैटर है, लेकिन फिर भी उसके अंदर गंदगी है, उसको सफाई नहीं होती है, ड्रेनेज का आउटलेट छोड़ा जाता है। नांदेड़ ये मराठवाड़ा की औद्योगिक राजधानी मानी जाती थी। यहाँ पर दक्षिण के अंदर आप देखोगे तो आपको मैं 4-5 ही मिसाल ऐसे दूंगा जो उद्योग है, उस्मान शाही मिल हो या टेक्सकॉम हो, सूदगिरनी हो, ये 4-5 उद्योग के ऊपर 30-40 हज़ार लोगों को रोजगार मिलता था। आज एक भी उद्योग नहीं रहा है। इसलिए पानी, पीने का पानी, मूलभूत ज़रूरतों के लिए हुकूमत से लड़ना, यहाँ पे औद्योगिक विकास कर जो बेरोज़गार है, सभी समाज में बेरोज़गारी है, कोई मज़हब के लोग नहीं कह सकते कि वो फला फुला है। ये बेरोज़गारी को दूर करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से किया जाएगा और हमारे शहर का कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, ये कुछ अहम मुद्दे हैं जो हमारी कोशिश में रहेंगे इंशाल्लाह। पब्लिक के वास्ते मेरा खड़े रहना, मेरी एक ख्वाहिश है कि बेरोज़गार जो तरुण लोग है उनके हाथ को काम नहीं है, उद्योग लाने के हमारी सबसे बड़ी कोशिश रहेगी कि युवा पीढ़ी को काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी। इस तरह की जो कमज़ोरी है, ये कमज़ोरी को गाड़ के हमारे तरुण लोगों को नौकरी का दिलाने का एक सपना है, वो सपना पूरा करने का। दूसरा सपना ऐसा है कि हमारे बाबा साहब आम्बेडकर का जो रथ है, वो रथ आगे लेने के, बढ़ाने के हौसले से और बाड़ा साहब के हाथ मजबूत करने के, बड़कट करने के वास्ते हमारी ये उम्मीदवारी, मुझे 53 लोगों के स्पर्धक के अंदर से मुझे चुना गया है, मुझे काबिल समझा गया है। इसी बहाने मैं अपने बाड़ा साहब के हाथ मजबूत और बहुजनों की ताकत बढ़ाने के वास्ते मनुस्मृति जो लाने वाले हैं उसको मनुस्मृति रोकने के वास्ते और संविधान को बचाने के वास्ते हमारी ये लड़ाई रहेंगी। यही हमारी। शिवसेना की जानिब से नांदेड़ जुनूब के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। शिवसेना ने नांदेड़ जुनूब से हेमंत पाटिल की अहलिया प्रोफेसर राजश्री पाटिल को टिकट दिया है। नांदेड़ के असेंबली हलके जुनूब के लिए शिवसेना ने भी अपने उम्मीदवार को जाहिर कर दिया है। शिवसेना ने प्रोफेसर राजश्री पाटिल को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। शिवसेना और बीजेपी में इत्तेहाद को लेकर चल रही चहमगोइयों के बावजूद शिवसेना ने अपने मौजूदा हलकों से उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। नांदेड़ जुनूब से शिवसेना के उम्मीदवार का ऐलान होने के बाद बीजेपी खैमे में हलचल मच गई है। वहीं टिकट मिलने के बाद नांदेड़ में शिवसेना के कारकुनों ने जश्न मनाया और आतिशबाजी की। वाज़ेह है कि नांदेड़ जुनूब असेंबली हलके से गुज़िश्ता इंतखाबात में शिवसेना की जानिब से हेमंत पाटिल कामयाब हुए थे। कांग्रेस के रिवायती हलके को उन्होंने तोड़ दिया था, लेकिन पार्लिमानी इंतखाबात में हेमंत पाटिल ने हिंगोली से कामयाबी हासिल कर ली, जिसके बाद इस हलके से कई उम्मीदवार टिकट की दावेदारी कर रहे थे। लेकिन पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने हेमंत पाटिल की अहलिया प्रोफेसर राजश्री पाटिल को टिकट दे दिया। टिकट मिलने के बाद नांदेड़ में पार्टी कारकुनों ने जश्न मनाया और आतिशबाजी की। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से नांदेड़ में मुखन्निसों के लिए एक तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने नांदेड़ हुजूर साहिब रेलवे स्टेशन में किन्नर समाज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इंसाफ और उन्हें समाज में एक बेहतर ज़िंदगी मैसर कराने के लिए तरबियती वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी किन्नर समाज को बुनियादी सहूलियात फराहम करने की हिदायतें रियासती हुकूमत को जारी की गई हैं, जिसमें इन्हें बेहतर तालीम, तिब्बी खिदमात की फराहमी और समाज में बेहतर ज़िंदगी गुजारने के मुताल्लिक़ रहनुमायाना उसूल जारी किए गए हैं। इसी पस मंज़र में नांदेड़ रेलवे स्टेशन में इस तरबियती वर्कशॉप का अहतमाम किया गया। इस तरबियती वर्कशॉप में नांदेड़ महकमे रेलवे के अफसरान, सेशन कोर्ट के जज, समाजी कारकुनान के अलावा कसीर तादाद में किन्नर समाज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद थे। इस मौके पर किन्नर समाज से ताल्लुक़ रखने वालों ने इंतज़ामिया और हुकूमत से उनके लिए अलहदा तौर पर शमशान भूमि देने का मुतालबा किया। इसी तरह इस समाज को दीगर बुनियादी सहूलियात भी फराहम किए जाने की मांग की गई। विधी सेवा प्राधिकरण नांदेड यांच्यामार्फत ट्रान्सजेंडर तृतीयपंथी यांच्याकरिता एक विशेष सेमिनार घेण्यात आलं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय यांनी जे डायरेक्शन दिलेले आहेत, समाजामध्ये ट्रान्सजेंडरबद्दलची समाजात जी भावना आहे, लोक त्यांना जवळ करत नाहीत आणि किंवा ट्रान्सजेंडर हे आपले समाजातले आपण एक घटक आहेत अशा पद्धतीने त्यांना सामील करून घेत नाहीत आणि ही समाजातली जी भावना आहे हे दूर करण्यासाठी आज आपण रेल्वे स्टेशन नांदेड येथे ह्या सेमिनारचं आयोजित करण्यात आलं। माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रान्सजेंडरची व्याख्या ठरवली
आणि तसेच ट्रान्सजेंडरचे जे काही अगदी जन्मापासून मृत्यूपर्यंत कशा पद्धतीचे हाल होतात ह्याबद्दलचे ऑब्झर्वेशन दिलं आणि त्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटला त्यांना ह्या ट्रान्सजेंडर आहेत यांच्यामध्ये सुधारणा करण्याकरिता त्यांच्या व्यक्तिमत्वामध्ये सुधारणा करण्याकरिता ज्या काही काउन्सिलिंग असेल किंवा त्यांना बाकीच्या ज्या काही फॅसिलिटी असतील त्या अवेलेबल करून देण्याकरता निर्देश दिलेले आहेत। आणि तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांनासुद्धा असे निर्देश दिले की समाजातील सर्व लोकांच्यामध्ये त्यांच्याबद्दलची जाणीव निर्माण करून द्या, ट्रान्सजेंडरबद्दलची एक आपुलकी निर्माण व्हावी, लोकांच्यामध्ये एक चांगली भावना निर्माण व्हावी, वैद्यकीय सुविधा त्यांना प्राप्त व्हाव्यात, शालेय जीवनामध्ये सुद्धा त्यांना शिक्षण घेण्यात यावं, ह्या सर्व सुविधा त्यांना प्राप्त व्हाव्यात आणि ह्या उद्देशानं आम्ही आज ह्या कार्यक्रमाचं आयोजित केलेला है। बस बड़े बड़े साहब लोगों ने मीटिंग रखी थी, कुछ हमारे में गलतियाँ आए, कुछ समाज में गलतियाँ आए, तो दोनों ने भी सुधरना चाहिए, हमारे किन्नरों ने भी अच्छा रहना चाहिए और जो सरकार से सबके लिए सुविधा मिलती है वो हमारे किन्नरों के लिए भी मिलना चाहिए। बस इसी के बारे में मीटिंग रखी थी। हम सब किन्नर समाज आए हैं और उन्होंने हमारा दुख सुना है। बहुत बहुत उनका एहसान उपकार हो जाएगा। कोई ये कि हमको कब्रिस्तान मिलना चाहिए, मसनवाटा, शमशान भूमि। बस हमारे किन्नरों के मरने के बाद बहुत हाल होते हैं, वो होना नहीं चाहिए। और जो लोगों ने चलाए रखे हैं ना, जो बहुत सारे हमारे किन्नरों के अंदर जो प्रथा है वो सब बंद होना चाहिए। हमको कब्रिस्तान मिलेंगे ना तो सभी प्रथा अपने आप बंद हो जाएंगी। नांदेड़ के तालिब इल्म आदित्य यादव ने दिल्ली में फायरिंग मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। नांदेड़ के महात्मा फुले हाई स्कूल के 9वीं जमात में तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म आदित्य यादव ने दिल्ली में मुनक़िदा फौजी कैंप में फायरिंग मुकाबले में नुमायां कामयाबी हासिल कर ली है और नांदेड़ जिले का नाम रोशन किया। आदित्य यादव ने फायरिंग मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। वाज़ेह रहे कि आदित्य यादव ने पहले एनसीसी बटालियन में हिस्सा लिया था। अपनी काबिलियत की बुनियाद पर ही इन्होंने फौजी कैंप में फायरिंग मुकाबले में हिस्सा लेते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया है। इस नुमायां कामयाबी पर एमएलए डीपी सावंत ने नांदेड़ हुजूर साहब रेलवे स्टेशन पहुंचकर आदित्य यादव की गुलपोशी की और मुस्तकबिल के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। माझं नाव कॅडेट आदित्य धर्मराज यादव। मी आत्ताच TS थल सैनिक कॅम्प दिल्ली करून आलेलो आहे आणि याची सिलेक्शन प्रोसेस म्हणली तर सगळ्यात पहिल्यांदा बटालियन म्हणून सिलेक्शन व्हावं लागतं। बटालियन म्हणून 49 कॅडेटचं सिलेक्शन होतं। तिथून नंतर एका ग्रुपमध्ये अशा टोटल 7 ते 8 बटालियन असतात आणि त्यानंतर इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन होते आणि त्यातून ग्रुपची टीम निवडली जाते 49 जणांची। नंतर ग्रुपचे कॉम्पिटिशन होतात, इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन IGC म्हणून अमरावतीला झालेलं होतं आमचं IGC। तर नेक्स्ट पुढच्या वेळेस एखाद्या वेळेस कोल्हापूरला असू शकतं। पुढे जाऊन आता नंतर पुढे अजून 3 सिलेक्शन होतात, कॅट 1, कॅट 2, कॅट 3। कॅट 1, कॅट 2 आणि कॅट 3 मध्ये एंटर केलं, कॅट 3ला एंटर केलं म्हणजे दिल्लीसाठी फायनल, कारण कॅट 3ला फक्त प्रॅक्टिस घेत असतात आणि शेवटी मग दिल्ली। माझा अनुभव म्हणजे लाईफ चेंजिंग एक्सपिरियन्स ठरला। जे काही शिकलो ते दिल्लीला जायच्या आधी शिकलो, कारण हार न मानणे, पुन्हा अजून डेडिकेशननं तेवढे हे करणे, संयम ठेवणे। प्रशिक्षण आता प्रत्येक मुलाला इव्हेंट दिला जातो, जसं की आता वेगवेगळे इव्हेंट असतात, मॅप रीडिंग, जजिंग डिस्टन्स, फील्ड सिग्नल। जसं आम्ही ज्युनियर डिफेन्सचे कॅडेट सगळे, त्यामुळे आम्हाला फक्त फायरिंग हाच एक इव्हेंट होता, त्यामुळे आम्हाला फक्त फायरिंगच करावं लागली। प्रशिक्षण एकदम छान होतं। सगळे मोठे मोठे अधिकारी आर्मीमधले ट्रेनिंग करायचे महाराष्ट्राला ब्रॉन्झ मेडल आणि नंतर ऑल इंडियातून ज्युनियर डिव्हिजनचे जेवढे पण आम्ही महाराष्ट्राची टीम गेली 7 जण आम्ही टोटल गेलतात दिल्लीला फायरिंग टीममधले। आम्ही ब्रॉन्झ मेडल मिळालं आमच्या टीमला आणि ऑल ओव्हर पोझिशन बॉईजमधली महाराष्ट्राची 2nd पोझिशन आली ऑल इंडियातून। शारदा भवन एज्युकेशन सोसायटीच्या महात्मा फुले हायस्कूलमधील कुमार आदित्य यादव हा NCCच्या बटालियनमध्ये महाराष्ट्रातून 5 जे विद्यार्थी सिलेक्ट झाले होते त्यातून एक महाराष्ट्रातला मराठवाड्यातला एकुलता एक विद्यार्थी हा तिथं सिलेक्शनला आज ट्रेनिंग घेऊन आलेला आहे। मला अतिशय आनंद आहे की त्याचा उत्साह पाहून आणि त्यांनी जी ट्रेनिंग केली आहे त्यातून एक निष्पन्न झाले की जगण्याची जिद्द त्याला मिळाली असं तो स्वतः म्हणाला। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं इंडियन आर्मीला एक चांगला अधिकारी मिळाला असं म्हणलं तर चुकीचं ठरू नये। येणाऱ्या काळामध्ये हा एक मोठा अधिकारी होईल आणि नांदेडचं नाव अजरामर करेल याची मला खात्री आहे। मागच्या वर्षी या थैल सैनिक कॅम्पमध्येच मी महाराष्ट्राची कंटिंजंट कमांडर होते, त्यावेळेचा माझ्या सगळ्या आठवणी आज जाग्या झाल्या आणि मी स्वतः NCCमध्ये 14 वर्ष काम केल्यामुळे मला त्याचा फार अभिमान वाटतो। अतिशय प्रेस्टिजियस हा कॅम्प असतो, ऑल इंडिया लेवलचा 2nd प्रेस्टिजियस कॅम्प आहे NCCचा। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।